जय हिंद। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस में। मैं दीपक शर्मा आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2022-23 की वैकेंसी रनिंग में चल रही है। फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिजिकल में कुल कितने कैंडिडेट पास हुए और कितने कैंडिडेट मेडिकल के टाइम आउट होने वाले हैं वो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम अगर मेडिकल में आपके इतने नंबर है तो आपके लिए मेडिकल में कॉल आने वाली है, और फाइनल में आपके इतने नंबर है तो आपको फाइनल में पक्का सिलेक्शन होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ इस नोटिस के बारे में। आप सभी को पता है कि 25 मई 2023 को पिछले ही महीने यह नोटिस खूब वायरल हो रहा था। तो इसके अंदर ये लग रहा था कि रियल है या फेक है, वो आपको मैंने पिछली वीडियो में सब में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा कि इस नोटिस का पूरा सिस्टम क्या है। सबसे पहले ये देखें कि यह नोटिस सिग्नल अर्थात ईमेल, यह नोटिस वो नोटिस है जो डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। आपको कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यह नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। यह हमेशा डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। ठीक है। तो यह नोटिस आने के बाद काफ़ी लोगों को यह लग रहा था कि ये फ़ेक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी फ़ेक नहीं है। और इसे फ़ेक मानने का जो कारण निकल कर आ रहा था वो आ रहा था कि ये देखिए यहाँ पर एनआईए लिखा हुआ है, क्योंकि इस बार लोगों का कहना है कि एनआईए की वैकेंसी नहीं है। हाँ सही बात है, एनआईए की वैकेंसी एक भी नहीं है। एनआईए की जगह एनसीबी होना था, एनआईए की जगह एनसीबी होना था, बट एनआईए लिखा हुआ है। तो लोग ऐसे मान रहे हैं, या कुछ यूट्यूब वाले या कुछ कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि यह फेक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। अगर आप एसएससी के साइट पर जाएंगे और एग्जामिनेशन कैलेंडर पर जाएंगे तो उसके अंदर आप एसएससी जीडी के बारे में देखेंगे तो उसमें एनआईए लिखा हुआ है। मान ठीक है, ये बात सही है कि इसकी वैकेंसी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एनआईए लिखा नहीं जा सकता। और ऐसी गलती भी हो जाती है कुछ करने में, ठीक है, टाइप करने में, या फिर इसके ऊपर नज़र नहीं पड़ी हो। मान लीजिए कि ऐसा जो पीछे का जो नोटिस होता है उसको कॉपी करके उसी में से कट पेस्ट करके इसको आगे भेज दिया गया है। तो ऐसे में ज़्यादा सोचने वाली वो कोई बात नहीं है कि ये फेक है या रियल है, ये बिल्कुल रियल नोटिस है। ठीक है। और इस नोटिस को जो कैंडिडेट रियल मान रहा है, उस कैंडिडेट ने अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है उसने वो सही भी करवा ली होगी। अगर कोई सर्जरी वगैरह या कुछ भी करवाना था वो भी उस कैंडिडेट ने करवा लिया होगा। और जो ऐसे सोच रहा है कि फ़ेक है या क्या है, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप इसे रियल ही मानिए। मान लीजिए ये फ़ेक है, मैं नहीं मानता हूँ कि ये फ़ेक है, ये 100% रियल है। अगर मान लो आप ये अगर मन में ये सोचोगे कि ये फ़ेक है तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे कि अभी 2 महीने हैं, ये है वो है, कर लेंगे ये वो। तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसे रियल मानिए और इसी तारीख के हिसाब से आप अपना मेडिकल और जो डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होना है उसके लिए प्रिपरेशन पूरी रखिए। तो आप इसे बिल्कुल रियल मानिए। और जिसने रियल जो मान रहा है वो अपना काम कर भी रहा है। तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इसमें लिखा है कि रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ डीएमई एंड आरएमई। अब मैं आपको बता दूं कि पिछली जो वैकेंसियाँ थी 18 की, एक तो 2018 की और 2021 की, उनके अंदर ये सिस्टम था कि मेडिकल होने के कम से कम 1 महीने या 1.5 महीने के आसपास आपको टाइम मिलता था री मेडिकल के लिए। मेडिकल जैसी हो जाता है तो उसके लगभग 1 महीने तक के बाद आपका आरएमई मतलब री मेडिकल होता था। लेकिन इसके अंदर लिखा है रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ डीएमई एंड आरएमई, मतलब डीएमई और आरएमई का बोर्ड लगभग एक साथ ही आने वाला है, एक ही साथ बैठने वाला है। तो ऐसे में इस बार आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कई ऐसे सोच रहे हैं कि हम सर्जरी कुछ करवाएं या ना करवाएं। अगर कोई दिक्कत है तो भाई डॉक्टर से परमिशन या डॉक्टर से सलाह लेके आप सही करवा लीजिए। बाद में आप ये सोचो कि एक बार पॉइंट मिल जाए उसके बाद करवा लेंगे, क्या पता पास हो भी जाए, तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है बिल्कुल भी। इसलिए जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए। ठीक है। तो डीएमई और आरएमई का जो बोर्ड है वो लगभग एक साथ बैठने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है। और अब देखिए आगे बात करते हैं। अब इसमें लिखा है कि 15, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। कि इसमें कुछ नंबर दिए हैं उससे अपने को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट अपने लिए जो काम की चीज़ है वही चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिली, वही इस नोटिस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये देखिए इसमें लिखा है कि 59 कंबाइंड डीएमई आरएमई बोर्ड। तो एक बार फिर से यहाँ पर मैंने जो अभी पीछे जो भी बात बताई है फिर से कर उसको मतलब क्लियर कर देता हूँ कि 59 कंबाइंड डीएमई आरएमई बोर्ड, ये दोनों की बात कर रहे हैं। एक तो जो आपका फर्स्ट मेडिकल होगा उसके बाद आरएमई जो री मेडिकल होगा, तो वो एक साथ ही लगभग होने वाले हैं। पिछली बार की तरह ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इस आप वहम में ना रहें कि हम री मेडिकल होगा तब कुछ कर लेंगे, उस टाइम भाई कुछ नहीं होने वाला है। जो पहले कर लेगा वो कर लेगा। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कि आपके जो टोटल जो कैंडिडेट रहेंगे उस टाइम 1,03,74 कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब आपके मन में किसी कैंडिडेट के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अभी नदिया में फिजिकल चल रहे हैं तो उसका तो अभी डाटा आया ही नहीं है, ऐसे वैसे मतलब
सवाल निकलते हैं, मान सकता हूँ मैं आपकी बात को, सवाल आपके मन में आते रहते हैं और उसी का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि 50,187 वैकेंसी है, इसका 2 गुना आपके मेडिकल में बुलाया जाएगा तो डाटा आता है 1,03,74। तो 1,03,74 कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब इसके अंदर लिखा है कि 59 कंबाइंड DME RME सेंटर फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ जून 2023। इसके अंदर ये लिखा गया है कि आपके जून के सेकंड वीक के अंदर DME स्टार्ट होने वाला है, मेडिकल स्टार्ट होने वाला है। तो अब जो सवाल निकल कर आ रहा है कैंडिडेट का कि सर अभी तक तो 6 जून तक तो नदिया के अंदर फिजिकली चलने वाले हैं, तो ऐसे में आप मान कर चलिए कि मान लीजिए कि 6 जून तक उसके अंदर फिजिकल चलने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये मान कर चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन और ले लीजिए, 10 से 15 दिन और ले लीजिए। इस जो ये आपको सेकंड वीक बताया है जून का, इसके 15 दिन बाद आपके मेडिकल पक्का स्टार्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो भर्ती है ये मिशन मोड के तहत है। इसको जल्दी से जल्दी करवाने की पूरी उम्मीद है। ये कंप्लीट होगी तभी तो नई वैकेंसी आएगी। तो ऐसे में ये भर्ती बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है। अब तक आपने देखा होगा कि बहुत काम जो चल रहा है अभी तक बहुत फास्ट चल रहा है। 2018 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर कोरोना के कारण लेट हो गया। 2021 का भी अच्छा खासा टाइम लगा था, इतना जल्दी भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो भर्ती है ये मिशन मोड के तहत बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि सेकंड वीक नहीं तो आप 15 से 20 दिन और ले लीजिए, आपके जून के लास्ट में या जुलाई के शुरू के अंदर आपके मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं कन्फर्म। तो ऐसे में आपको जो कुछ भी अपनी तैयारी करनी है जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ज़्यादा टाइम आपको बाद में नहीं मिलने वाला है, ना ही मेडिकल में मिलेगा, ना ही फिर अब मेडिकल की डेट आने वाली है तो ऐसे में आपको मेडिकल के लिए मिलने वाला है। तो जो कुछ भी आपको करना है कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम कुछ जो आपके मेडिकल के टाइम ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है आधार कार्ड। आधार कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या कुछ भी है तो आधार कार्ड की जगह आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कुछ भी आप लेकर के जा सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको जो बता दूं, जो सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि अब लगभग जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर यही कमेंट आ रहा है कि सर हमारे मदर के नाम में कुछ मतलब प्रॉब्लम है या फादर के नाम में कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको मैं इतना बता दूं कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया है तो सबसे पहले मैं आपकी मतलब जो आधार कार्ड वोटर आईडी इसके बारे में बता देता हूं कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका था जो SSGD का, वो आपने, आप सभी को पता है कि आपने 10th की मार्कशीट के आधार पर किया है, ठीक है। 10th की मार्कशीट के आधार पर किया है। उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके अंदर है, सब कुछ जो 10th की मार्कशीट में है वो इसके अंदर मिलेगा आपके, ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं। और जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जो सिस्टम है वो भी आपके 10th की मार्कशीट से मैच खाना चाहिए। तो ऐसे में अगर नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो आपके एप्लीकेशन 10th की मार्कशीट या फिर आप जो भी आईडी प्रूफ लेकर के जाते हैं, आधार कार्ड, लाइसेंस या फिर वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, तो इन तीनों के मैच खाने ज़रूरी है, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे मदर नेम में कोई प्रॉब्लम है या फादर नेम में कोई प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है राहुल, मान लीजिए आपका नाम है राहुल, ठीक है, और आपके फादर का नाम है जैसे कि रमेश, आपके फादर का नाम मान लेते हैं रमेश है, रमेश सिंह, ठीक है। अब कोई कह रहे हैं कि सर हमारे फादर का नाम रमेश सिंह है 10th की मार्कशीट में और एप्लीकेशन के अंदर हमने रमेश सिंह की जगह रमेश ही लिखा है, सिंह लगाया ही नहीं, सिंह की जगह एच की जगह ए लगा दिया, सिंघा कर दिया, या कुछ भी, मतलब आपके फादर और मदर के नाम के अंदर कोई भी मिस्टेक है उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट जो चेक होंगे वो आपके ही चेक होंगे, आपके फादर मदर के चेक नहीं होंगे। उनका आपको मैं बता देता हूँ क्या कुछ मांगने वाले हैं। आपका मैं आपको बता दूँ तो उनकी आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। जब भी आप जाते हो तो उनकी डेट ऑफ बर्थ का ज़रूर पता करके जाना। अगर फादर मदर भाई बहन ग्रैंड मदर या जो कुछ भी है आपके, जो भी आपके मतलब परिवार के मेंबर है, उनकी आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं मांगने वाले हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बाकी वहाँ पर आपको कुछ भी फुल फिलअप नहीं करना होगा, क्योंकि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा उसके अंदर आपके फैमिली मेम्बर की डिटेल भरनी होगी, तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जो आपके लगने वाला है। जो दूसरा आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट लगने वाली है, 10th की मार्कशीट। और उसके बाद बात करते हैं डोमिसाइल या पीआरसी। कुछ स्टेट में पीआरसी लगता है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और अधिकतर स्टेट के अंदर डोमिसाइल ही चलता है। अब जो ये डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है यह आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
आप सभी को पता है कि कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 50 के अंदर भी सिलेक्शन हो जाता है, कई ऐसे हैं जिसके अंदर 110 में भी नहीं होता। तो कैंडिडेट के मन में एक सवाल हमेशा ज़रूर आता है, या इधर उधर से सुनते हैं कि उस स्टेट का डोमिसाइल बनवा लेते हैं इधर उधर से कुछ भी करके, ठीक है, इधर उधर कुछ भी अपने गड़बड़ घोटाला करके बनवा लेते हैं, तो उधर की मेरिट हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसका फेक है, जो फेक बनवा रखा है, तो वो तो उस टाइम पता लग ही जाता है कि हाँ डोमिसाइल फेक बनवाया हुआ है, क्योंकि डोमिसाइल तो आपका अच्छे से चेक होगा ही, और इसके आधार पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, तो जो सच्चाई होती है वो सामने आ ही जाती है। तो ऐसे में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पीआरसी आप बिल्कुल सही तरीके से लेकर के जाएं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से चेक होने वाला है। चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी सेंटर की भर्ती है, तो ऐसे में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है वो सेंटर का ही लगने वाला है। बट एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए स्टेट का भी चल जाएगा, एससी और एसटी के लिए स्टेट का चल जाएगा। बट अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो वह अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का ही बनवा करके लेकर के जाएं, नहीं तो आपको फिर वापस भेजा जाएगा, कुछ टाइम दिया जाएगा, फिर आप बनवाओगे, फिर उसको सबमिट करवाओगे। इससे अच्छा है कि आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का ही बनवा करके लेकर के जाएं, और उसके अंदर कोई भी सुधार करवाने वाली कोई चीज़ है उसे भी करवा लें। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में मान लो कि सभी कैंडिडेट अपनी तरफ से फुल एंड फाइनल तैयार होके जाता है, अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल उसके पास होंगे, सब कुछ वो रेडी रख रह जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, उसके बाद उसके अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट उसके अंदर करेक्शन करवा के, या कुछ नया बनवाने को बोलते हैं तो न्यू उसको बनवा करके आप उसे जितना आपको टाइम मिलता है उतने दिनों में आप दोबारा उसको सबमिट करवा सकते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। जो आपको मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ इसके अलावा कुछ भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैंने भी 2020 के अंदर फिजिकल दिया था, फरवरी 2020 के अंदर, ठीक है। तो जो जो मेरे पास जो मेरे डॉक्यूमेंट लगे थे वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं लगने वाला। आप कोई भी साइट के ऊपर जाके देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ बता रखा है, 15-15, 20-20 चीज़ें बता रखी है। ऐसे वो पूछेंगे भी नहीं आपको, आपको वो सीधा बोलेंगे आधार कार्ड, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और ये डोमिसाइल, 4-5 चीज़ें ही लगने वाली है, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं लगेगा। बस जो मैंने आपको बताया है कि अपने फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी आपके मतलब फैमिली में है उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद होनी चाहिए, वो आपको ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट पहले से बनवा रखा है, मतलब ओल्ड पुराना आपने बनवा रखा है, फिर आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ करेक्शन करना है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने न्यू भी बनवा लिया, आपने ओल्ड बनवाया उसके बाद न्यू भी बनवा लिया। तो आप ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेकर के चले जाना, ठीक है। ओल्ड जो आपका पुराना है वो भी लेकर के जाना और न्यू वाला भी लेकर के जाना, दोनों आप दिखा सकते हैं, जो उनको सही लगेगा उससे सबमिट कर लेंगे, आपका उसको चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस जो है वो आपको सभी को पता है कि सेंटर की वैकेंसी है, स्टेट और सेंटर दोनों का बनता है, लेकिन यहाँ पर जो वैलिड होगा जो मान्य होगा वो सेंटर का ही माना जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस आपके पास सेंटर का होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। अब हम बात करते हैं कि एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए उनका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या उनके जो भी कोई डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ में लेकर के जाएं, एक्स सर्विसमैन के सभी कैंडिडेट। और एनसीसी वालों का भी काफ़ी डाउट आ रहा है, तो एनसीसी का जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो रिलैक्सेशन आपने लिया है वो एनसीसी का सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर के जाएं, नहीं तो आपके नंबर कम किए जा सकते हैं। एनसीसी वाले भी अपना जो भी अपना डॉक्यूमेंट है जो लगाया था, जो रिलैक्सेशन लिया है, वो सभी अपना एनसीसी का भी डॉक्यूमेंट लेके जाएं, और एक्स सर्विसमैन अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो ज़रूर अवश्य साथ में लेकर के जाएँ। और कुछ कैंडिडेट का सवाल ये है कि सर हमने अपना जो फॉर्म है वो ओबीसी एससी या एसटी से अप्लाई कर दिया गलती से, ठीक है, तो हमारा क्या होगा। हमारे पास तो अगर जनरल का बंदा है, अगर उसने ओबीसी, मान लीजिए कोई जनरल का है, मेरे पास एक कमेंट आया था तो मैं बता देता हूँ, अगर और भी किसी की कोई दिक्कत होगी वो भी इसमें समझ जाएगा, और जिसकी दिक्कत नहीं होगी फिर भी आपको नॉलेज तो मिल ही रही है, आप आगे भी आपको मान लो कोई पूछ लेता है तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो हमें सीखने को मतलब नहीं सीखना चाहिए, तो आप भी इस जानकारी को जरूर प्राप्त करें। अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है, मान लीजिए उसने ओबीसी में फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो जनरल का होगा तो उसका जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो ऐसे में क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ओबीसी का जो कैंडिडेट है इसे जनरल में परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसको नंबर जनरल या यूआर जो कैटेगरी है उसके हिसाब से उसको नंबर लाने पड़ेंगे। अगर ओबीसी का कैंडिडेट जनरल में फॉर्म फिलअप कर देता है और ओबीसी का उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे जनरल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो मेरे पास 2-4 कमेंट आए थे उनका जवाब ये है, मैंने उनको कमेंट में भी रिप्लाई किया और इस वीडियो के अंदर भी बता दिया है, सभी के लिए एक ही ज़रूरी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। जो मेन आपका टॉपिक है कट ऑफ का, उसके बारे में बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, मेडिकल के लिए क्या कट ऑफ लग सकती है। इतने नंबर है तो मेडिकल के लिए कॉल आएगी, अगर इतने नंबर है तो आपको फाइनल तक हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी कैंडिडेट के 20 मार्क्स ज़्यादा है, किसी के 15 ज़्यादा है, किसी के 10 ज़्यादा है, किसी के 5 है ज़्यादा, किसी के 3 ज़्यादा है, किसी के 2 है, किसी के 1 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, यह सभी मार्क्स कैंडिडेट के प्लस में है अपनी कट ऑफ से। तो आप सभी को पता है कि 2021 की जो वैकेंसी थी और अभी चल रही है 2022 की। ठीक है, तो कट ऑफ को बढ़ाने में घटाने में कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, इसके लिए पीछे के जो रीज़न होते हैं ना, पीछे के जो फैक्टर है वो भी बहुत कुछ मतलब इसके अंदर डिपेंड करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि 2021 के अंदर आपकी जो वैकेंसी थी ना वो थी क्या थी, कम थी। 2022 में वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि कट ऑफ कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। कट ऑफ में मतलब इसको चेंज करने के लिए बहुत कुछ है, पीछे का डाटा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए 2021 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर वैकेंसी कम थी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। 2021 की जो वैकेंसी उसमें फॉर्म फिलअप ज़्यादा हुए थे, इसमें कम हुए थे। ठीक है, 2021 वाले में फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए थे, 2022 वाले में कम फिलअप हुए थे। 2021 वाले में कट ऑफ कम थी, इसमें कट ऑफ ज़्यादा है। मान लीजिए ये 160 का है, फिर भी इसमें कट ऑफ ज़्यादा है। उसके अब कंपैरिजन में करेंगे तो फिर भी 2022 की इस बार कट ऑफ ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ है तो कट ऑफ ज़्यादा है। तो आप देखिए कि यहाँ वैकेंसी कम थी फिर भी फॉर्म ज़्यादा भरे गए, यहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी फिर भी फॉर्म कम भरे गए, यहाँ कट ऑफ कम गई, फॉर्म ज़्यादा फिलअप होने के बाद भी कट ऑफ कम थी, यहाँ फॉर्म कम फिलअप हुए फिर भी कट ऑफ ज़्यादा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मतलब कट ऑफ निकलने में कितना मतलब कितने ऐसे फैक्टर है जो कि इसको प्रभावित करते हैं। अब आप देखिए कि 1,20,000 कैंडिडेट फिजिकल में पास हुए हैं और बुलाने कितने हैं, वैकेंसी का 2 गुना, मतलब 50,000 का 2 गुना 1,00,000 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाना है। तो एसएससी 20,000 कैंडिडेट को आउट करेगी। जो मेडिकल की कट ऑफ आएगी उसमें लगभग 20,000 कैंडिडेट जो कट ऑफ लगेगी उस कट ऑफ के आधार पर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो 20,000 कैंडिडेट को ऑल ओवर इंडिया का डाटा है। अब अगर स्टेट वाइज अगर आप देखोगे, मान लीजिए मैं लेता हूँ राजस्थान का एग्जाम्पल। मान लीजिए राजस्थान के अंदर 500 वैकेंसी है, इसके 8 गुना मतलब 4,000 कैंडिडेट को बुलाया गया फिजिकल के लिए। इसके 30% ही फिजिकल पास कर पाए, मतलब मान के चलिए 1200। 500 वैकेंसी के लिए मेडिकल में 1,000 बुलाने हैं और 1200 फिजिकल है, मतलब 200 को एसएससी आउट करेगी। ये जो मैंने डाटा बताया है ऐसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, या आप किसी भी स्टेट से रिलेट मत करना। ठीक है, ये राजस्थान का भी नहीं है, मैंने बस 500 ऐसे अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है कि स्टेट वाइज ऐसे होने वाला है। तो आप अपने स्टेट का ऐसे निकाल सकते हैं। मैंने ऑल ओवर इंडिया का निकाला है, आप अपने अपने स्टेट का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान की 4 कट ऑफ बढ़ेगी तो सभी की 4-4 बढ़ेगी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग बढ़ने वाली है। वो आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा कि कौन से स्टेट की कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी राजस्थान का, मैंने कहा 4 नंबर बढ़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग सेंटर का फिजिकल का डाटा अलग अलग रहा है। मैंने एवरेज बताया आपको 30 से 32%। मान लीजिए आपके सेंटर पर 50% पास हो रहे हैं, किसी पे 40% हो रहे हैं, तो किसी पे 25% भी हो रहे हैं। तो जो मेडिकल या फाइनल कट ऑफ है इसके ऊपर वेरी करने वाली है, क्योंकि सभी के जो डाटा है वो सभी का अलग अलग है। लेकिन एवरेज अगर बात की जाए तो 30 से 35%, हाईएस्ट मान लेते हैं, कई सेंटर पर 40% भी हुए होंगे, किसी पे 25 भी है। तो एवरेज आप मान करके चलिए कि 30 से 32% कैंडिडेट ही फिजिकल पास कर पाएँ। आप अपने स्टेट का एवरेज ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी निकाल कर बताया है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अब कौन से ऐसे स्टेट है जिनके अंदर कट ऑफ हमेशा हाई जाती है और सबसे ज़्यादा बढ़ती है। आप सभी को पता है जो हिंदी वाले स्टेट है, अब उनका मैं बात करता हूँ आपके अंदर। तो सबसे पहले आता है राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 3 7 हो गए, टोटल 8 हो गए। ये 8 ऐसी जगह है जहाँ जिनको डेंजर जोन माना जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का नहीं है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, यहाँ पर मेरिट हमेशा हाई ही रहती है। आप सभी को पता है यहाँ पर मेरिट हमेशा हाई रहती है। तो ऐसे के अंदर इन स्टेट के जो कैंडिडेट है उनके कितने कितने नंबर है तो वो सेफ़ है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% रियल नहीं है, बस मेरा 2018 की एसएससी जीडी और 2021 की एसएससी जीडी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 100% कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 100% कट ऑफ बता देगा। तो 100% कट ऑफ आपको कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है,
तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप 99.99% बिल्कुल सही मानिए। पॉइंट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 100% कोई भी नहीं बता सकता। तो जो मैंने अभी ये जो 8 जो आपको जगह बताई थी, इसके अंदर अगर आपके 4 से 7 नंबर है तो आपके चांस है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट का पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जल्दी से जल्दी और बिल्कुल सही टाइम पर रियल और ऑथेंटिक जवाब दूंगा। किसी को ये नहीं है कि झूठ बोल दिया या ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगेगा कि हाँ इतने नंबर है, इसका हो सकता है, उसे जो रियल बात होगी वो ही बताई जाएगी। अगर 4 से 7 नंबर है तो उसके चांस है। अगर आपके इन स्टेट में से 7 से 12 नंबर बन रहे हैं तो आप 95% सेफ है। 7 से 12%, ठीक है। 4 से 7 वाले के फुल चांस है, 7 से 12 वाला 95% सेफ है, 95% सिलेक्शन होने के चांस है, ठीक है। अगर 12 से प्लस नंबर है आपके तो 99.99% आपके चांस है एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन होने का और वर्दी पहनने का। और 100% आपको पता है कोई भी नहीं बता सकता। तो मैंने ये जो डाटा निकाला है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 2018-2021 की वैकेंसी के आधार पर। तो आप ये देख सकते हैं। बाकी किसी को भी कैंडिडेट को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। और इन स्टेट के अलावा अगर आपका अनदर कोई स्टेट है तो उसके अंदर आप ये मान के चलिए अगर 7 या 8 नंबर है तो आपका 99.99% सिलेक्शन कन्फर्म है, 7 से 8। क्योंकि बाकी स्टेट के अंदर इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ती है। क्योंकि मैं किसी भी स्टेट को छोटा या बड़ा या मतलब ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि जो भाई मेरे या जो मेरे भाई या बहन इसके अंदर जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को पता है कि जो मैंने वो जो 8 स्टेट बताए हैं उनके अंदर कितना कंपटीशन है। उसके अंदर जब आप ये सोच के देखिए कि एक सीट के लिए हज़ार हज़ार लाख लाख कैंडिडेट दावेदार होते हैं। और आप सभी को पता है जो राजस्थान के, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं उन सभी को भली भांति पता है कि वहाँ कितना कंपटीशन होता है, कितनी वहाँ की मेरिट जाती है, ठीक है। तो मेरा कोई वो मोटिव नहीं है कि मैं किसी स्टेट को बड़ा छोटा बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ओनली फॉर कंपटीशन की हो रही है। तो एसएससी जीडी का कंपटीशन सबसे ज़्यादा इन्हीं स्टेट में देखने को मिलता है। बाकी स्टेट के अंदर 7 से 8 नंबर है, या आपके कई स्टेट ऐसे भी है जैसे साउथ साइड में जो स्टेट है, तमिलनाडु है, केरल है। और इधर की आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, यहाँ पर भी झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, त्रिपुरा को ले लीजिए, असम, बंगाल, जो ये 7 सिस्टर वाला स्टेट है। अगर 3 से 4 नंबर भी होंगे तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपके मेडिकल पे या फिजिकल का जो डाटा है उससे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कई स्टेट ऐसे भी है जहाँ पर 400 वैकेंसी है, टोटली 450 कैंडिडेट है। अब मान के देखिए 50 को बाहर करने में कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी कट ऑफ उनकी इंक्रीज होगी जिनमें पूरे 2 गुना है, 2 गुना भी है और हिंदी स्टेट भी है, तो उसके अंदर कट ऑफ इंक्रीज होने वाली है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। मेरी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप सभी को यही बताना है कि अगर इतने नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ है। और एक ज़रूरी बात, ठीक है, ध्यान से सुनिए सभी मेरे भाई और बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी स्टडी को हमेशा कंटिन्यू रखिए, आपको बीच में कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मेडिकल आ रहा है वो अपनी प्रिपरेशन तैयारी रखिए, पूरी डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार रखिए, लेकिन पढ़ाई को, स्टडी को हमेशा रेगुलर कंटिन्यू रखना है। उसके अंदर आपके कुछ भी छूट नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पहले पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही स्टडी कंटिन्यू रखिए। क्योंकि जब मान लीजिए आप इसमें के अंदर लग जाते हैं, फिर भी अगर आप स्टडी करते रहेंगे तो आगे प्रमोशन के लिए आपको एग्ज़ाम जो देना होगा उसमें भी बहुत ज़रूरी है, जो आप चीज़ें बाहर पढ़ कर आ रहे हैं वो भी अंदर होने वाली है। तो अपने स्टडी के अंदर बिल्कुल भी मतलब ऊपर नीचे ना होने दें, अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और आपके लिए पूरी मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।